फाइनलाइज हुआ है, दोनों ने वापस रिलीज फिर लिया। उसमें 4 ऐसे प्रत्याशी हैं और जो कहते हैं उसमें एक जोड़ लीजिए जो मीडिया वाली पार्टी जनसुराज के भी, और 3 जो है स्थापित पार्टी। चारों उम्मीदवार हैं और चारों उम्मीदवार में एक तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो जो संपत्ति का विवरण दिया गया है और एफिडेविट हो जाते हैं, आप उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। अब आज के दिन में जो है आप किसी बात को छुपा नहीं सकते, तो उसमें देखेंगे कि संपत्ति के मामले में सबसे जो है मैं निचले वाले लाइन पे खड़ा हूँ चारों में। तो एक चीज़ है कि पूरे 35 सालों के जो पिछली बात होती है एक राजनीतिक विरासत, तो वही एक राजनीतिक विरासत है जिसको हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, और जिसमें गलत तरीके से एक पाई भी अर्जित किया गया धन नहीं है। और इसका वजह है कि हमारा जो विरासत में भी जो हमको धन मिला, जो हमारे परिवार को, उसमें भी भयंकर इरोजन हुआ। और हम लोग काफ़ी अब जो है लैंड के भी अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो 1-1.5 एकड़ ज़मीन का रिकॉर्ड्स है हमारे पास, बस यही है हमारे पास उपलब्ध साथ ही साथ। तो इस पर भी हम चाहेंगे मीडिया बंधु की वो रिपोर्ट निकालें कि किस प्रत्याशी के पास क्या है, ज़मीन क्या है, संपत्ति क्या है, ताकि लोगों के बीच में जाए कि तुलनात्मक रूप से कौन लोग हैं जो राजनीति में रहते हुए धन अर्जित करते हैं, और कौन लोग हैं जो राजनीति में इतने लंबे समय रहने के बाद भी जो अपने निजी धन का व्यय करके और लोगों की सेवा में लगे। सर ये कहना था कि आज से जो भी प्रत्याशी हैं, जो 4 हैं, 4 में से कुछ हैं तो जो आज से 8 साल 10 साल पहले उनकी जो संपत्ति थी और आज के डेट में है, भावार्थ वो था क्या कि उनकी संपत्ति नहीं, वो आप देख लीजिए, हम उसमें तो कुछ नहीं कर रहे हैं कि 10 साल पहले उनका क्या था, देख लीजिए। लेकिन मेरा यह है कि मैं बाकियों का तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ के वो भाजपा नेता हैं जो पूर्व विधायक थे, उनके भी खतियान 10 साल नहीं 25 साल 50 साल पहले वाले देख लीजिए, और हमारा भी खतियान देख लीजिए, और उसके बाद भी उनकी वर्तमान की संपत्ति हो, मेरी संपत्ति और छोड़ दीजिए, अगर अपने बेटे की संपत्ति डिक्लेयर करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, तो उसका भी एक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। और बार तेजस्वी जी ने परसुएट किया तो जाके एक नियमावली तैयार हुई, और उसके बाद उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, यह लड़ाई भी राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ा। और तब बड़ी मुश्किल से जाके नीतीश कुमार जी तैयार हुए कि नहीं ठीक है, इस बार भी परीक्षा लेके बाहर हुए। मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी ने आने वाले 30-35 साल तक यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसकी एक व्यवस्था सुनिश्चित कर दी। और बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं शिक्षकों की भी बहाली हुई, अन्य महकमे में भी 2.25 लाख के आसपास स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली को अंतिम प्रक्रिया उन्होंने दिया। तो कोई ऐसा महकमा नहीं था, चाहे राजस्व विभाग हो, जिसमें हम लोगों के नेता ने बहाली की प्रक्रिया को मुकम्मल अंजाम नहीं दिया। और लालू राबड़ी शासनकाल में आप देख लीजिए 10,000 जो है सिपाही की भर्ती भी बड़े पैमाने पर 1999 में। तो चूंकि हर तरह से आपको बदनाम करना था उस शासनकाल को, इसलिए इस तरह की बात आप कर रहे हैं। पहली बात तो घाटे का बजट बिहार में पेश होता था, मुनाफे का बजट राबड़ी जी के समय में पेश हुआ। तो ये लोग कहते हैं उस समय बजट का साइज क्या था, अभी क्या? अरे भाई 1947 में क्या साइज था, वो 1989 में क्या साइज था? तो आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे ना। और उस समय महंगाई क्या थी, आज महंगाई किस सीमा पर, आज बेरोजगारी दर क्या है। तो इसलिए बहानेबाज लोग हैं, एक सुई का कारखाना तक नहीं लगा पाएंगे 2005 के बाद से। तो क्या बोले? एक बार किशोर का कहना है कि जो पढ़े लिखे हुए हैं राजनीति से दूर हैं, उन्हें अन्य पार्टियां प्राश्रय नहीं दे रही है, उनको प्राश्रय अगर देगी तो जनसुराज देगी। नहीं, ये राष्ट्रीय जनता दल इस देश का पहला दल है जिसने अपने सांगठनिक चुनावों में भी हर वर्ग के लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिल सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की। और दलितों आदिवासियों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की। और वो जिला स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक हर जगह वो रोस्टर पालन हो रहा है। और आदरणीय जगदाव प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उस समय से ये चल रहा है। तो हमारे नेता तो तेजस्वी जी ने एक बड़ा विजन दिखाया है, और उसमें जितने नौजवानों को टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है उतना किसी पार्टी ने नहीं दिया। जितने मुसलमानों को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया 2015 में भी, जितनी महिलाओं को राष्ट्रीय जनता दल ने 10 टिकट दिया, 10 में 10 ने जीते। अति पिछड़ों के नेता बने फिरते हैं नीतीश कुमार जी। अति पिछड़ों को सबसे ज्यादा 22 या 23 टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 में दिया था, 18 के आसपास जनता दल यूनाइटेड ने।
तो चाहे प्रतिनिधित्व का सवाल हो, गुणवत्ता का सवाल हो, सामाजिक सशक्तिकरण का सवाल हो, महिला सशक्तिकरण का सवाल हो, पर्यावरण का सवाल हो, हर जगह एक बहुत ही सम्यक दृष्टि के साथ हमारी पार्टी काम करे। प्रशांत किशोर, अब ठीक कहा भाई अजीत जी ने, ये कोई जनता के आंदोलन से निकली हुई जनाकांक्षाओं की पार्टी नहीं है। ये मीडिया ने एक प्रोजेक्ट किया, और क्यों किया पता नहीं। उतना पैसा भी हम लोगों के पास नहीं है भाई, कहाँ से पैसा आया है, क्यों नहीं इसकी जांच होती है, कौन लोग इसको फंड करने वाले लोग हैं। ये तो नरेंद्र मोदी के लिए काम करते थे, बाद में जगह जगह काम कर रहे हैं, इनके पैर में चक्र लगा हुआ है, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। और सार्वजनिक जीवन में रहने की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ न्यूनतम लोक व्यवहार होता है। ये तेजस्वी जी लालू जी को छोड़कर किन्हीं के बारे में कुछ बोलते ही नहीं। नीतीश कुमार पर कुछ नहीं, कहेंगे मेरे पिता तुल्य थे। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर इनका कोई सवाल नहीं होता है, और कहेंगे कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कौन लोग? तो वो या तो जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग, सब लगभग अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों? उन्हीं का एक विस्तार है, एक्सटेंशन है ये जनसुरा। ऐसा लग रहा है सर क्या कि ये बीजेपी की बी टीम है जिसका नाम ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लोग बोल रहे हैं, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा है दुनिया भर में कहीं भी तनख्वाह पर कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम करी तो दरमाहा बांध दिया है गांव-गांव में। तो ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर को एक तरह से डिफाइन कर रहे हैं, उसको एक तरह से कलुषित कर रहे हैं, और आम लोगों के पहुंच से राजनीति दूर चली जाएगी। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हमारे हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव दंगा करना चाहते हैं। अब ये इससे ज्यादा मैंने फालतू और बिना माथा लगाए हुए कोई बयान दे सकता है? वो कह रहे हैं हम हिंदू स्वाभिमानी। हिंदू स्वाभिमानी कब नहीं था? इस देश का मुसलमान कब स्वाभिमानी नहीं था? इस देश का बौद्ध, पारसी, जैन, सिख, ईसाई, यहूदी कब स्वाभिमानी नहीं था? भाई हर कोई खुददारी के साथ जी रहा है। तो ये खुद एक हीन भावना के शिकार व्यक्ति हैं, जिनके हर तरह की गतिविधि से खुद इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किनारा कर दिया। और ये विचित्र पार्टी है, ये चिरकुटों की पार्टी है, जहां इनके अपने ही एक सांसद के किसी तरह की हरकत के बारे में खुद पार्टी को नहीं पता। ऐसा कहेंगे का ये भाजपा और आरएसएस के 10 मुंह हैं, और ये नरेंद्र मोदी का समर्थन हासिल है इस आदमी को, क्योंकि इस तरह के लोगों को ही प्रोन्नति मिलती है उस पार्टी में। और तेजस्वी जी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, यह आश्वासन देके, भरोसा देके कि हम हैं, हमारी पार्टी है, हमारे रहते हुए कोई किसी को उंगली नहीं दिखा सकता है, बिहार का आम आवाम सुरक्षित है, और हम उसकी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी राजनीतिक काम हो सकता है हम करेंगे बतौर। मेरा एक आखिरी सवाल है, एनडीए के नेताओं का ये आरोप है कि राजद एक कुनबे की पार्टी है, और वो इसलिए कि उस राजद जिस जाति को लीड करता है, मेरे कहने का मतलब यादव, तेजस्वी यादव से काबिल यादव समाज में नेता हैं, उनको प्रश्रय नहीं दिया जाता राजनीतिक तौर पर, और बिहार के भीतर ही पप्पू यादव और कांग्रेस के कन्हैया कुमार को दरकिनार किया जाता है केवल तो केवल तेजस्वी यादव के लिए। अब इसका कोई आधार नहीं। हम लोगों की पार्टी जब सत्ता में आई, और जनता दल जब सत्ता में आई थी, और लालू जी के कैबिनेट के पूरे रूप रंग आकार को आप देख लेंगे, तो उस समय 28 अगड़ी जाति के विधायक जीत के आए थे। 28 में 18 को मंत्री बनाया, 12 मुसलमान जीत के आए, 8 को बनाया मंत्री, 22 दलित जीत के आए, 11 को मंत्री बनाया, 2 आदिवासी जीत के आए, दोनों को मंत्री बनाया, 63 अति पिछड़े समाज के लोग जीत के आए, 31 को मंत्री बनाया। तो हम लोगों के नेता तो हमेशा से सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और किसी के साथ अन्याय नहीं हो इसको सुनिश्चित करने का काम करते रहे हैं। चाहे बीपीएससी के चेयरमैन को आप देख लीजिए, एक तरफ से अलग अलग समाज के लोग दिखेंगे, और यहाँ तक कहें एक कुनबे की पार्टी, अरे हम लोगों को सबका समर्थन हासिल है। अब कोई अगर दलित, पिछड़ा, अकलियत समाज का आदमी सबसे ज्यादा मोहब्बत और समर्थन इस पार्टी को दे रहा था, क्या चाहते हैं कि हम गांधी मैदान के चारों कोने पर माइक लगा के कहें आप लोग हमको वोट नहीं दीजिए? ये तो विचित्र बात होगी। कौन ऐसा समाज का हिस्सा है जो राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं करता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। आज की तारीख में हमारे राज्यसभा के मेंबर्स को भी देखेंगे, वो तो पार्टी तय करती है। विधान परिषद के सदस्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखेंगे तब आप देख लेंगे, सबको प्रतिनिधित्व है। एक तो इसी इलाके को अशोक पांडे को भी एमएलसी बनाया गया,
मुन्नी रजक, ये तो डॉक्टर लोहिया और उपेंद्र नाथ वर्मा ने जिस भगवती देवी को देखा पत्थर तोड़ते हुए और उस जमाने में टिकट दिया, 77 में भी एमएलए हुई, 90 में भी, और उसके बाद जो है उनको 96 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लालू जी, उनको लड़ाया लोकसभा का चुनाव। जहां तक बात है तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी ने अपने कर्मयोग से, अपने लोक व्यवहार से, अपनी दूरदृष्टि से अपने आप को जनता के दिलों में एक तरह से स्थापित किया और बेपनाह मोहब्बत उनके लिए हमने देखी जन विश्वास यात्रा के दौरान, बेरोजगारी हटाओ यात्रा के दौरान। तो जनता ही स्वीकार्यता देती है। जनता अगर उनको पसंद कर रही है कि 17 महीने के दौरान 4.5 लाख नौकरी दुनिया में किसी सरकार ने किसी सूबे में नहीं दी, तो ये एजाज उनको हासिल है। तो ये कोई लालू प्रसाद जी ने उनको नेता बना दिया हो ऐसा नहीं है। जनता जब तक उनको चाहेगी तब तक वो इस सूबे का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे और इस तरह के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। इस देश में इंदिरा गांधी ने भी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की और अपने आप को स्थापित किया। आप देख लीजिए, ट्रूडो के पिताजी थे कि नहीं, फिडेल कास्ट्रो के भाई राउल कास्ट्रो थे कि नहीं, भंडार नायके जो श्रीलंका में दंपति थी, दोनों ने किया, उनकी बेटी चंद्रिका कुमारी तुंग थी कि नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो, फिर आसिफ जरदारी, फिर बिलावल भुट्टो, कहां पर ये नहीं रहा है। ये तो जो आदमी बेहतर। अब एक बात बताइए, जगदा बाबू के बारे में लोग कहते हैं, हम समझते हैं कि ये वृहद समाजवादी परिवार है। इस पूरे शाहाबाद में एक से बढ़कर एक नेता हुए, समाजवादियों का ये गढ़ रहा है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि विरोधी से विरोधी आदमी भी इस बात को स्वीकार करता है कि इस इलाके में सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था होने से पहले हमारी पैदावार क्या थी और आज किसान कितने खुशहाल हैं, फसल जो है वो लहलहाती है। इसके पीछे तो जगदा बाबू अगर नहीं सिंचाई मंत्री होते और यहाँ नहरों का जाल नहीं बिछा होता, तो क्या इस इलाके के किसान उतने संपन्न होते? और वो और संपन्न हो, समृद्ध हो, इसी के लिए कृषि मंत्री रहते हुए सुधाकर भाई ने क्या कहा था, भाई इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य आप दे दोगे तो पंजाब के किसान से भी ज्यादा खुशहाल यहाँ के होंगे किसान, क्योंकि उनको कभी भी उनकी मेहनत का, उनकी फसल का उचित दाम उनकी जेब में गया ही नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये परिवार है ये, और ये किसी जगदा बाबू के सुपुत्र के रूप में हम नहीं देखते इनको, हम अपने उस विशाल समाजवादी परिवार के एक नुमाइंदे के रूप में इनको देखते हैं और लोग इनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और इनकी जीत होगी। और इनके जीतने से सिर्फ रामगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे शाहाबाद को एक बहुत ही प्रखर, एक दूरदृष्टि संपन्न, जिनकी आंखों के आगे एक सुंदर शाहाबाद का सपना है, वो सफलीकृत होगा। और हम लोगों के जो नेता हैं, हम लोगों की पार्टी है, ये 24 के आखिर में ये जो चुनाव देख रहे हैं, 25 में हमारी पार्टी सरकार में आए और हम लोग अफसरशाही पर लगाम लगा सकें और जनप्रतिनिधियों का जो एक स्वाभिमान होता है और जनता का जो शासन देखा 15 सालों में आपने, और इधर के 2 बार हम लोग सरकार में रहे, तो वो एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा वो मॉडल। वो ढिंढोरावादी मॉडल नहीं है। लालू जी का विकास का मॉडल डेवलपमेंट फॉर ऑल का मॉडल है। वहाँ चंद लोगों का विकास नहीं, वहाँ मुन्नी रजकों का, भगवती देवियों का, भोलाराम तूफानियों का, रमई रामों का विकास होता था। और हम चाहते हैं कि एक बार फिर से देखने को देखते होंगे वहाँ से पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े मकाम पर पहुँचे, लेकिन ये डिग्री लाओ नौकरी पाओ की जो नीति है उसने तो बिहार की जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसको एकदम रसातल में पहुंचा दिया। और बिना विचारे कोई नीति आप लाते हैं, जितने +2 के आप स्कूल्स देख रहे हैं जिसको अपग्रेड किया और कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती थी इंटरमीडिएट की वहाँ ख़त्म किया, इससे हमारा एक तरह से कहने गुणवत्ता में ह्रास हुआ। और लालू जी की वो बहाली, उसके बाद जो आप